नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कांग्रेस के साथ दे तो ठीक वरना अकेले लड़ेंगे गुजरात चुनाव। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का बीजेपी पर पलटवार, कहा हताश होने पर आईडी और ईडी का डर दिखाती है बीजेपी। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश का हेमंत सोरेन पर निशाना, कहा जांच एजेंसी की प्रक्रिया से डरे हुए हैं सीएम। सुशील मोदी का जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना, गब्बू सिंह को संरक्षण देने वाली आकाओं पर हो कार्रवाई। बिहार के पूर्व सीएम और महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। मांझी ने कहा कि वो गुजरात विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने लगे हाथ कांग्रेस को ऑफर भी दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस साथ देती है तो ठीक, वरना अकेले गुजरात चुनाव में एंट्री करेंगे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी इस बार बिहार सरकार में मंत्री हैं। देखिए, आसाम में हमारे लोग हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। गुजरात अभी हाल में हम गए थे, रन जो होता है कच्छ का रन, वहाँ, और काफ़ी लोगों से मुलाकात हमारी हुई है और वहाँ काफ़ी हमारे लोग हैं। 2 दिन में 200 आदमी हमसे मिले थे। उन लोगों ने कहा है कि हाँ, आप चुनाव लड़िए। नहीं, जो हमारा गठबंधन बिहार में है, बिहार गठबंधन के आलोक में भी हम लोग उसमें देखेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़ने की बात होगी तो हम भी अलग अलग लड़ेंगे, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन जब गठबंधन है हम लोग यहाँ और समूचे हिंदुस्तान में भाजपा के खिलाफ हमारा गठबंधन बन रहा है और बनाने का प्रयास माननीय नीतीश कुमार जी और हम लोग कर रहे हैं, तो हम उससे बाहर नहीं जा सकते। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सीएम हेमंत सोरेन को डरा हुआ सीएम बताया। दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीएम हेमंत सोरेन घबराहट में है। ऐसे में उनके खिलाफ लगे आरोप और जांच एजेंसियों के बीच जारी प्रक्रिया के बीच जिस तरह वो खुद को आरोपी बता रहे हैं, वे उनके डर को जाहिर कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य भर में बीजेपी के दबाव पर पंचायत चुनाव हुए। इसमें 51% सीटों पर बीजेपी समर्थित कार्यकर्ता नेता जीत कर आए हैं। जनता भी तो उनसे सवाल पूछ रही है, जनता भी सवाल पूछ रही है। 3.5 करोड़ जनता उनसे सवाल पूछ रही है चुनावी वायदे के बारे में। जनता उनसे पूछ रही है कि पंकज मिश्रा से क्या रिश्ते थे। अन्य जो प्रेम बाबू है, प्रेम बाबू, उनसे उनके क्या संबंध है, पूजा से क्या संबंध है, जनता पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे। जनता के सवालों को जवाब देना मुख्यमंत्री का दायित्व। देखिए, सच है कि जब आदमी डरता है, जब खूब डरता है तो बजरंग बात होने लगता है। ना भारतीय जनता पार्टी उनको अपराधी समझ रहा है। हाँ, ये हम जरूर मानते हैं कि जनता के सवालों में वो पूरी तरह से विफल हुए हैं। कानून व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। लूट की झूठ मिली हुई है। ये क्या है? झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के हेमंत सरकार को लेकर दिए जा रहे बयानों पर जेएमएम नेता ने पलटवार किया। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी अध्यक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बार बार पुरानी परंपरा का निर्वहन करती है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, और जब जब बीजेपी हताश होती है तो आईटी और ईडी का डर दिखाती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया कि वे किसी से डरने वाले नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी पुनः अपने जो पुरानी परंपरा उनकी रही, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ऑनलाइन जुड़ने से बनता है। जब वही सदस्य कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि में पकड़ाया जाता है तो कहा जाता है कि ये ऑथेंटिक नहीं है, ऑनलाइन बना, मिस कॉल से बन गया।
उसी तरह जब राजस्थान में भी पकड़ में आता है, वो भी मिस्ड कॉल हो जाता है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिल्डर गब्बू सिंह पर जरिए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गब्बू सिंह के साथ ही उनको संरक्षण देने वाले आकाओं की भी जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि एक भ्रष्ट बिल्डर और ठेकेदार के यहाँ छापा पड़ने से जेडीयू अध्यक्ष क्यों लिल मिलाए हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो कौन सा सीनियर आईएएस अफसर है जिसे विकास आयुक्त बनाकर पदोन्नति देने के बाद जल संसाधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, ताकि ऊंची राजनीतिक पहुंचने वाले ठेकेदार गब्बू सिंह को लाभ पहुंचाया जाता रहे। गब्बू सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल आईएएस आईपीएस ही नहीं, तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए, और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात यह थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं। साथ ही साथ आईएएस आईपीएस अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके भी नामों का खुलासा करना चाहिए, जिनके काले धन को सफ़ेद करने के लिए गब्बू सिंह की कंपनियों का इस्तेमाल हो। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी खुद को तेज प्रताप से बेहतर स्वास्थ्य मंत्री साबित करने के कंपटीशन में डॉक्टरों को धमकाने लगे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी राजशाही अंदाज में डॉक्टरों के खिलाफ धौंस जमाकर फरमान जारी करने की बजाय उनसे दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगे और सबको विश्वास में लेकर गंभीरता से स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी में ध्यान लगाए। तेज प्रताप यादव ने जब से यह कहा कि जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तो बड़े ही काबिलियत के साथ विभाग को चला रहे थे और उन्होंने डॉक्टरों का बुखार छुड़ा दिया था। अब देखिए कि तेजस्वी यादव ने इसको चैलेंज के तौर पर लेकर जिस तरीके से दिल्ली से आते ही एनएमसीएच में धावा बोला, वहां डॉक्टरों के साथ अपमान किया, उन्होंने जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ बदतमीजी की और बिल्कुल ऑटोक्रेटिक, बिल्कुल किंगडम स्टाइल में, बिल्कुल आर्बिट्रेरी मैनर में डॉक्टरों को अपमानित किया। और एक काबिल डॉक्टर जिन्होंने कोविड समय में कोविड विक्टिम होने के बावजूद भी जो वहां के कोविड के चैलेंजेस को बिल्कुल बखूबी निपटने का काम किया, उनको सस्पेंड किया है। आईएमए अब तेजस्वी यादव के खिलाफ जिस तरीके से खुद डॉक्टर सस्पेंड होने के बाद कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्राडिक्शन और ये बिल्कुल जो आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने वाली है, इसमें तेजस्वी यादव को सीधे सीधे तौर पर बिहार के डॉक्टर समुदाय से माफी। मुजफ्फरपुर के बीजेपी सांसद अजय निषाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरजेडी का बंधुआ मजदूर बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। 2005 से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे, आज बीजेपी का साथ छूटते ही उनको बीजेपी खराब लग रही है। साथ ही उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे तो राजा की भूमिका में थे, जबकि वहां बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। नीतीश कुमार कहीं भी यहाँ पर जितने दिन रहे एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो एक तरह से राजा की भूमिका में रहे, और वो जब से आरजेडी में गए हैं वहाँ वो बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। तो उनको देखना है, यहाँ पूरी फ्रीडम के साथ काम करते थे, जो भी वो बात बोलते थे भारतीय जनता पार्टी पूरी स्टैंड के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन वहाँ वैसा नहीं है। पश्चिम चंपारण के चनपटिया प्रखंड स्थित पदयात्रा शिविर में प्रशांत किशोर ने महिलाओं से बातचीत की।
प्रशांत किशोर का कहना है कि महिला आरक्षण की बात किए बगैर भी 25 से 30% महिलाओं को राजनीति में मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि जिला स्तर पर 200 से 250 महिलाओं का एक मजबूत समूह बनाया जाए, जिसमें 2 महिलाओं को संगठन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि 25-30% रिजर्वेशन की बात किए बगैर 25 से 30% महिलाओं को आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में ला सकते हैं। हर जिला में 2 नेत्री नहीं मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। 2 प्रसिद्ध डॉक्टर, वकील, समाज सेवी, महिला नेत्री तो होगी। अगर 2 को भी कर दिया तो 25% हो जाएगा। ज्यादातर जिलों में 7 सीट 8 सीट ऐसे ही है। हम ये जरूर समझते हैं कि जिले के स्तर पर 200-250 मजबूत महिलाओं का समूह बने। उसमें से 2-3 लोग जरूर ऐसे होंगे जो कि क्षेत्र, जाति, काबिलियत सब के नजरिए से खरे उतरे और उनको चुनाव पीछे ताकत लगाकर लड़ाया और जिताया जा सकता है। बिहार के मुजफ्फरपुर के महंत दर्शन दास महिला कॉलेज में हिजाब को लेकर जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद प्रिंसिपल ने बताया कि कॉलेज में इंटर की सेंटअप परीक्षा ली जा रही थी। इसी दौरान कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर बैठी थी। शिक्षक का ब्लूटूथ पहनने का शक हुआ तो छात्राओं को हिजाब हटाकर कान दिखाने को कहा गया। इतने पर वो भड़क गए और परिजनों को बुला लिया। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षकों ने जबरन हिजाब हटाने को कहा है और उन्हें देशद्रोही बताते हुए पाकिस्तान जाने को कहा गया। हम लोग क्लास में गए, उसके बाद बोल रहे हैं कि मतलब पेपर दे रहे थे हम लोग बैठ के आराम से। उसके बाद कहते हैं कि हिजाब खोलो अपना, और वो टीचर थे, लेडीज टीचर नहीं जेंट्स टीचर, बोलते हैं हिजाब खोलो, कान दिखाओ, तुमने ब्लूटूथ लगाया। ठीक है, हमने कान दिखाया, बोला ठीक है कान देखो, ब्लूटूथ नहीं है हमारे कान में। फिर कहते हैं इसको खोल के हटाओ, धर्म के नाम पे तुम लोग फायदा उठाते हो, ये करते हो वो करते हो, खाती कहीं और का, जाति कहीं और का। यहाँ मामला हिजाब का है ही नहीं। सारी छात्राएं अपने क्लासरूम में मौजूद थी, और जो एक नियम होता है कि एग्जामिनेशन से पहले टीचर बोलते हैं कि अगर किसी लड़की के पास कोई तरह का कोई चिट हो या मोबाइल हो तो आप बाहर निकाल दें। उसी क्रम में बहुत सारी लड़कियों ने मोबाइल रखा हुआ था, जबकि लड़कियां जानती हैं कि रूम में एंटर करने के बाद मोबाइल ले जाना अनुचित है। तो 15-20 लड़कियों ने अपना मोबाइल बाहर निकाला जो कि रखी हुई थी, और एक लड़की के पास जब सबसे पूछते हुए जब टीचर उस लड़की के पास गए जिसने हिजाब पहन रखा था, तो उन्होंने कहा कि उसका कान ढका हुआ था। तो टीचर ने कहा कि कान तुम बस खोल के दिखा दो कि कहीं ब्लूटूथ का तो यूज़ नहीं कर रही हो। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं कान नहीं आपको दिखाऊंगी। और तो बोले कि ऐसे में तो फिर तुम एग्ज़ाम कैसे दोगी? सारी लड़कियां बता रही हैं कि या दिखा रही हैं कि मोबाइल है या नहीं, उनसे पूछा जा रहा है। तो वो लड़की काफ़ी क्रोधित हो गई और बोली कि ठीक है मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखा। उग्रवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ के नजदीक जाने में कभी पुलिस भी कई बार सोचती थी, लेकिन इन्हीं उग्रवादियों के गढ़ से गढ़वा उपायुक्त रमेश घोले समेत कई अधिकारियों ने टेहरी पंचायत के खपरो महुआ गांव से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही उपायुक्त ने जनता की समस्याएं भी सुनी और करीब 80 लाख की जल कल्याणी योजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने 3 शिशुओं के अन्नप्राशन की रस्म भी अदा की। साथ ही सोना सोबरन योजना के तहत धोती, साड़ी, कंबल और प्रशस्ति पत्र दिया। बड़ी बात यह कि कभी लाल आतंक के साए में रहने वाले बूढ़ा पहाड़ में अब विकास की धारा बहेगी। इसके साथ ही लोगों को रोजगार भी मिलेगा। देखिए, गढ़वा जिले के अति नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र का ये जो खपरी महुआ गांव है, यहाँ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार इस कार्यक्रम के तहत पहली बार यहाँ पे ज़िला प्रशासन पहुँचा है। हमारे सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के जो जवान थे, उनके काफ़ी मेहनत से, उनके प्रयास से ये क्षेत्र नक्सल मुक्त हुआ है। सरकार के निर्देश है कि यहाँ जो भी सारी सरकार की स्कीम्स है उसको प्राथमिकता के तौर पे यहाँ पे लागू किया जाए। तो हम लोग आने वाले समय में जो भी यहाँ पे इश्यूज़ हैं, आज भी कई सारी योजनाओं को हम लोगों ने स्वीकृत किया है। फॉर्म भी आज भरे जा रहे हैं और डोर टू डोर सर्वे भी करा के हम लोग सारे लोग जो योजना की अर्हता रखते हैं उनको। सर, टेहरी पंचायत का एक खपरी महुआ गांव है जो बूढ़ा पहाड़ से सटे हुए हैं। यहाँ पर पहले बहुत उग्रवादी लोग बसा करते थे। अब ऐसे लग रहा है हमारे पुलिस प्रशासन की मदद से इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से विकास होगा। आज जिला से अधिकारी लोग आए हुए हैं
यहाँ इससे पहले कभी कोई आए नहीं थे। इन लोग पहली बार यहाँ पर आए हुए हैं सर, और इन लोग के आने से सब ग्रामीण बहुत खुश हैं और ऐसे लगता है कि अब इस क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से हो पाएगा। बिहार के पूर्वी चंपारण में बंधक बने 47 मजदूरों को पुलिस ने मुक्त कराया। बंधुआ मजदूर बने ये लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जिन्हें बंधक बनाकर केसरिया थाना के भगवतिया गांव में चल रहे एक ईंट भट्टे में मजदूरी करवाई जा रही थी और मेहनताना मांगने पर इनकी पिटाई होती थी, जिसको लेकर बंधक बने मजदूरों में एक ने मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष को फोन कर दिया तो पुलिस हरकत में आई और बंधुआ बने 47 मजदूरों को मुक्त कराया। इन मजदूरों में 12 पुरुष, 13 महिलाएं और 12 बच्चे शामिल हैं। श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने कहा कि केसरिया के लेबर इंस्पेक्टर और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मजदूरों को मुक्त कराया गया है, जिनके बयान को भी दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि बंधुआओं बने मजदूरों को मुक्त कराने के साथ ही ईंट भट्टे के संचालक को हिरासत में ले लिया गया है। आज सुबह में कॉल आई थी जिसमें कि एक मजदूर जो है वो बता रहे थे कि वो पूरे परिवार के साथ यहाँ केसरिया थाना में भगवतिया जगह पर जो है ईंट भट्टा है एमपीएस, उसमें वो काम कर रहे हैं और उनको मजदूरी नहीं दी जा रही, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, परिवार और बच्चों के साथ जो है गलत ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल केसरिया थानाध्यक्ष और अंचल निरीक्षक की टीम को भेजा गया और वहाँ से 37 लोगों को कुल मुक्त कराया गया है, जिसमें 13 महिलाएं, 13 पुरुष और 11 बच्चे हैं और उन सभी की हालत थोड़ी ख़राब है, जिसको जो है उचित प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। और इस संदर्भ में जिला प्रशासन से बात करके लेबर सुपरिटेंडेंट और उनकी टीम को भी वहाँ भेजा गया है। इसमें जांच चल रही है। मिली थी कुछ श्रमिक जो ईंट भट्टे पे काम कर रहे थे, उनको उनकी राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है और उन्हें किसी कारणवश यहाँ रोका जा रहा है, जिसके संदर्भ में हमारे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी और थाना अध्यक्ष के सहयोग से उन सभी वार्ता की जा रही है। बातों की अभी जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है कि यूपी के रहने वाले और किसी कारणवश ठेकेदार के माध्यम से यहाँ आए थे। इन्हें 3-4 दिन से कोई खुराकी नहीं मिल रही थी, यही इनका मतलब जो ग्रीवांस है बेसिकली। और अभी इनका यही डिमांड है कि जो पेमेंट मिल जाए और ये यहाँ काम करने में मतलब संतोषजनक यहाँ की परिस्थिति नहीं पा रहे हैं, तो इन्हें यथाशीघ्र यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। तो उसके लिए वही अभी जांच हो रही है। अभी श्रम अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान होते हैं उसकी जाँच की जा रही है और बयान दर्ज किया जाएगा, उसके बाद नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव-गांव, शहर-शहर जल्द आ रहा है आज की खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद चलते हैं अगली खबर की ओर। कुवैत में आयोजित चौथी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बारला ने 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। बारला ने अंडर 18 एशियन चैंपियनशिप के पिछले रिकॉर्ड को लगभग 3 सेकंड पीछे छोड़कर इतिहास रच दिया। नावडी गांव की रहने वाली आशा किरण बारला ने इस उपलब्धि पर जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने उन्हें बधाई दी। इससे पहले बारला ने 2017 में 1 गोल्ड, 2018 में 3 गोल्ड, 2019 में 1 गोल्ड, 2021 में 1 सिल्वर और 2022 में 2 गोल्ड मेडल हासिल किया था। उनकी इस उपलब्धि पर उनकी मां बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि आशा बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेल में रुचि रखती थी। उनकी बड़ी बहन का भी खेल के प्रति रुझान था, जिससे प्रेरणा लेते हुए आशा इस स्तर पर घर पहुंचने में कामयाब रही। वैशाली के लालगंज थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। साथ ही पुलिस ने 2 लोगों को शराब बनाते रंगे हाथों धर लिया। एंटी लिकर टास्क फोर्स की टीम ने बताया कि गृहस्वामी घर को मेन दरवाजा बंद कर शराब का निर्माण कर रहा था, जिसके बाद सूचना मिलते ही लालगंज पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस छत के जरिए घर में घुसी। हालांकि इस दौरान
2 लोग भागने में कामयाब रहे, जबकि शराब का निर्माण कर रहे 2 लोगों को दबोच लिया गया। शराब को लेकर छापेमारी की खबर फैलते ही लोगों में हड़कंप मच गया। सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बक्सर में जमकर विरोध किया गया। नगर के ज्योति प्रकाश चौक पर युवा नेता मोहित कुशवाहा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने उपेंद्र कुशवाहा गो बैक के नारे लगाए। मोहित की माने तो कुशवाहा समाज की सदैव अनदेखी हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने जाने पर पटना से उनसे मुलाकात होती है और वो जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी से एक मांग के लिए कई दिनों से 100 बार पटना में गए, हम लोग से न मिलते हैं, हम लोग के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग मांगना चाहते हैं कुशवाहा समाज के लिए, कुशवाहा समाज के लिए जो सब्जी मंडी है उसको आरक्षित किया जाए। दूसरा मांग है कुशवाहा समाज के भविष्य के लिए युवाओं के लिए छात्रावास पटना में दिया जाए। तीसरा मांग है किसानों के सब्जियों का उचित मूल्य महंगाई के अनुसार तय किया जाए। चौथा है कुशवाहा समाज की भागीदारी सरकारी आयोग में दिया जाए, क्योंकि हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है। पूरा समाज सिर्फ वोट मार रहा है, हम वोट मारने के लिए जन्म लिए हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।